हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरल क्लासेस पर। और हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। अगर भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था की आप बात करते हैं पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम से कम आपको यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। हर बार कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसको आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ रटते हुए काम करेंगे और उसको कोरिलेट नहीं करेंगे तब ये चीज़ें हमें याद नहीं रह पाती। क्योंकि अब इधर आ रहा है क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है, उसका लेवल थोड़ा सा चेंज है। इसके लिए आपको इन डेप्थ पता होना जरूरी है, और इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप कोरिलेट करते रहेंगे इतिहास के साथ, तो चीज़ें आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो उसी चीज़ को फोकस करते हुए हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। और इसको साथ ही साथ हम जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे इसको जोड़कर आपको दिखाएंगे किस तरीके से चीज़ें चल रही थी, दूसरी तरफ क्या चल रहा था और अंग्रेजों की तरफ से क्या किया जा रहा था। और ये सारी चीज़ें ही भारत के संवैधानिक इतिहास के अंदर आपको इंक्लूड की जाती है। तो अगर हम बात करें पूरे टॉपिक की एज ए होल, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आपके 15 से 20 क्वेश्चन हैं। इनमें 10 से 12 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं इसी भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास से कम साल और प्लस जो आपके 51 अनुच्छेद है, क्या अनुच्छेद तक और बेसिक चीज़ों से ही आप 12 से 15 क्वेश्चन ठीक कर ले जाएंगे। लेकिन अगर फोकस के साथ इनको हम कवर कर लें तब, तो इसीलिए जो राजलेख है और कब यहाँ पर इनके राजलेख समाप्त हुए हैं और कहाँ पर राजलेख है, वो सारी चीज़ें कौन कौन सी कमेटियाँ थी, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कमेटी का वेतन भारतीय राज्य से दिया जाना शुरू हो गया था। तो उन सबको समाप्त करके एक जगह कोरिलेट करके एक दूसरे से हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप बात करें यहाँ पर भारत के संवैधानिक इतिहास की, तो भारत के संवैधानिक इतिहास की अगर चीज़ें समझने की कोशिश करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत पर 1600 ईस्वी के आसपास डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में सब अलग अलग राजाओं का शासन था। ऐसा कोई संविधान यहाँ पर नहीं था कि पूरे देश में लागू हो। तो यहाँ पर जो भारत के संवैधानिक इतिहास है उसमें जो शुरुआत मानी जाती है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना से ही समझते हैं। और उन्हीं ने लगातार यहाँ पर संविधान में नए नए चार्टर देते रहे। और उसके बाद जो अनुच्छेद वगैरह जुड़े वो भी आप जानते हैं, संविधान का जो मेन पोर्शन है हमारा वो भी अनुच्छेद 1935 से ही लिया गया है। यहाँ पर 1935 में जो संविधान के अनुच्छेद इन्होंने इंक्लूड किए थे वही सारे कम से कम 50% से ऊपर ही संविधान के अंदर शब्दशः या कुछ परिवर्तन के साथ दे दिए गए। तो इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सीधा सीधा जो अंग्रेजों के चार्टर है, राजलेख है, और फिर उसके बाद जब शासन जो है कंपनी से हटकर सीधा ब्रिटिश सम्राट के अंडर में चला गया, तो वहाँ से जो आने वाले सारे रूल्स रहे वही सारे यहाँ पर इंक्लूड रहे भारत के संवैधानिक इतिहास। तो अगर समझे 1600 ईस्वी का राजलेख, तो इसमें क्या था राजलेख में? राजलेख में जो महारानी एलिजाबेथ थी, इन्होंने 25 सदस्य पूरा सिस्टम बनाया, जिसमें जिसको हम निदेशक मंडल कहते हैं। इसमें 24 सदस्य थे प्लस एक गवर्नर था। यहाँ पर 24 सदस्य प्लस एक गवर्नर था, तो टोटल 25 लोग थे। लेकिन जो सदस्य की संख्या थी वो 24 थी या 24 थी। और इन्हीं को यहाँ पर परमिशन दी कि ये 15 साल तक ईस्टर्न कंट्रीज में अकेले यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो इस परमिशन के साथ साथ इनका राजलेख 1600 ईस्वी का था, जो जारी किया महारानी एलिजाबेथ ने। इस कंपनी के अंदर महारानी एलिजाबेथ कुछ भी रिश्तेदार थे और कुछ उनके रिश्तेदार सारे शामिल थे। तो यहाँ पर 1600 ईस्वी का राजलेख जारी होता है, कंपनी को अधिकार मिल जाता है। उसके बाद कंपनी व्यापार करना शुरू करती है, धीरे धीरे व्यापार करते हुए आते जगहों से इंडिया पहुँचती है। और इंडिया पहुँचने के बाद फिर यहाँ पर व्यापार जब शुरू करते हैं, तो आप सब जानते हैं पहले से कौन मौजूद था यहाँ पर? 1498 से पोर्तुगीज आ चुके थे और वो भी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। उनको ये बात पसंद नहीं आती, ठीक है, उनको ये बात पसंद नहीं आती। और इसी के चक्कर में इनका जो पहली कंपनी खोलने की बात होती है, पहली फैक्ट्री जिसे कहते थे लोग, वो खोलने की बात होती है, तो यहाँ पर ये मुगल सम्राट की परमिशन ले लेते हैं। लेकिन पोर्तुगीज के दबाव में वो परमिशन कैंसिल हो जाती है। एक बार दोबारा में परमिशन तो होती है, फिर ये अपनी पावर दिखाते हैं। उस समय पोर्तुगीज का जो बेड़ा था
वो इतना मजबूत हुआ करता था, समुद्र पे इतना राज करते थे इस तरीके से वो कि कोई इनको हरा नहीं पाता था, लेकिन ये अंग्रेज इनको हरा लेते। और इनको और अरब व्यापारियों दोनों को हराने के बाद फिर दोबारा इनको परमिशन मिलती है और ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से ये जो शुरुआती है प्रतिद्वंदिता शुरू से शुरू हो जाती है कि आने के बाद से ही। लेकिन जो हालात थे भारत में उस समय 1600 ईस्वी में जो मेन राजा थे वो हुआ करते थे अकबर। अकबर जिनकी डेथ हुई 1605 ईस्वी में, तो अकबर के समय में अंग्रेज आ गए थे और अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 4 शासक मुगल शासक ऐसे थे जो काफी मजबूत माने गए। और इसके बाद औरंगजेब के बाद से स्थिति बद से बदतर हो गई और कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं था कि चीज़ों को चला पाता। तो अकबर के टाइम में इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। अब यहाँ पर जो अरबेड व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी पुर्तगीज ने, उसमें भी अकबर को परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, जिसको वो लेटर जारी करते थे अकबर के जहाज़ों को, मुगल सल्तनत के जहाज़ों को ट्रेड करने के लिए, सामान लाने के लिए। तो यहाँ पर ये परमिशन देते थे। उसके बाद ये आया, तब ये इनसे ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल और ज़्यादा भारी बेड़ा लेकर आया और इन्होंने इनको पराजित किया। और इसके बाद से अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन अभी जो सिस्टम था उसमें सिर्फ ये व्यापार पर ही फोकस कर रहे थे, ट्रेड पर फोकस कर रहे थे, क्योंकि हालात समझ रहे थे साथ साथ। और उसी क्रम में फिर आगे राज्य वगैरह इनके आते रहे। तो 1600 ईस्वी के राज्य के बाद से कोई राज्य खास नहीं आया। जो काम था इनका, अभी कोशिश बस इतनी थी कि कंपनी का जो काम है उसको रेगुलेट करें, क्योंकि कंपनी के जो वर्कर्स थे उनको इंग्लैंड में नबूस कहा जाने लगा था, क्योंकि भारत से वो काफ़ी सारा धन कमा कर जाते थे और वहाँ पर वो अच्छी लाइफ जीते थे। इस वजह से जो यहाँ काम कर रहे थे कंपनी के वर्कर्स, उनको वहाँ पर नबूस कहते थे, नवाब कहते थे। और जहाँ इसी भ्रष्टाचार को मद्देनजर रखते हुए आप कंपनी ने डिफरेंट पाबंदियाँ लगाई, जिसमें गिफ्ट लेने पर गिफ्ट की पाबंदी लगाई गई और व्यापार करने पर भी पाबंदी लगाई गई। और उसी क्रम में कोर्ट भी स्थापित किया गया। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वो काम था, उनका मेन फोकस था कंपनी का वर्क रेगुलेट करना, कंपनी ठीक से काम कर सके। लेकिन इसी क्रम में जब माहौल बदलता है, हिंदुस्तान की हवा बदली और उसमें अकबर की डेथ हो गई, फिर जहांगीर की डेथ हो गई, शाहजहां की। अकबर की डेथ के बाद से जहांगीर की गवर्नमेंट में वापस विद्रोह शुरू हो जाते हैं। फिर शाहजहां के समय में भी चलता रहा सारा सिस्टम। औरंगजेब के समय में लगातार जारी रही है। कई जो बड़े ऐसे प्रशासन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो साउथ की जो शक्तियाँ थी उनसे औरंगजेब का लगातार झगड़ा रहा। ठीक है, और उस झगड़े को भी ये अंग्रेज बड़े ध्यान से देखते रहे। इन सारे झगड़ों में उन्होंने किसी में भी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्तियाँ थी, बड़ी पावरफुल सेना थी। तो औरंगजेब के समय में एक बार ऐसा अंग्रेजों द्वारा किया गया कि यहाँ पर इन्होंने लूटपाट की। जब लूटपाट की तो औरंगजेब ने सेना भेजकर इस पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को यहाँ हिंदुस्तान से अधेड़कर बाहर किसी द्वीप पर सहायता लेने के लिए या जीने के लिए भागना पड़ा। और वहाँ से फिर दोबारा से औरंगजेब भी तब ये समझते सभी लोगों का सिस्टम ये था कि अंग्रेज जो है अच्छी कीमत पर सामान खरीद लेते थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी। सामान था बहुत यहाँ पर खरीदने के लिए होंगे और यहाँ पेमेंट की जरूरत थी, तो वो सारी चीज़ों के जरिए से लाइफ स्टाइल जो है लोगों का इम्प्रूव हो सकता था। इसी सोच के साथ उत्तर इमीडिएटली इनका जनरेट होता। इसी सोच के साथ दोबारा परमिशन दे दी गई, माफी तलाक हुई, जिसमें माफ़ कर दिया गया अंग्रेजों को और वापस भारत में उन्होंने अपना व्यवहार करना शुरू कर दिया। और उसके बदले में युद्ध हुआ था, कुछ हरियाणा औरंगजेब को अंग्रेजों की तरफ से देना पड़ा और माफीनामा बाकायदा हुआ। और उसके बाद दोबारा से इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आगे 1707 ईस्वी में हो जाती है औरंगजेब की डेथ। अब औरंगजेब की डेथ के बाद जो भी शासक बैठे मुगल, वो कोई भी योग्य शासक नहीं थे और किसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने चीज़ों को भी विस्तारित करना शुरू कर दिया। और यहीं पर आप देखेंगे 1717 में यहाँ पर जब फर्रुखसियर उसको पहले बिल्डिंग आया, फर्रुखसियर के समय में अंग्रेज प्रतिबंधक जाता है और वहाँ पर फर्रुखसियर घोड़ा निकला हुआ था इसके, और जो इनका मंडल गया था अंग्रेजों का, उसमें एक डॉक्टर भी थे और उन डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे बहुत प्रसन्न हुआ।
और इसी के तहत इसने यहाँ पर उनको 37 गाँव खरीदने की परमिशन और स्वतंत्र व्यापार अनुमान ये सारा इनको जारी कर दिया। इससे शक्ति और विस्तार होने लगा, इनकी चीजें और कंट्रोल में आने लगी। लेकिन अभी भी जो बड़ा शक्तिशाली मुद्दा था ये तो खुद का खुद खत्म हो गए थे लगभग। मुगल जितने थे उनकी पावर निकट चुकी थी और जो रही सही कसर थी मुगलों की ताकत की वो 1739 से 40 में नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है मोहम्मद शाह के दौर में। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद वो हालत ये कर गया मुगलों की कि इनको अपनी सेना का जो वेतन था आगे आने वाले शासकों को दाएं दरबार के बर्तन बेच कर देना पड़ा था। तो स्थिति इनकी तो हो गई बर्बाद, लेकिन अभी भी एक ताकत थी जो इनको रोकने में सक्षम थी। कौन सी बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। मराठा, जिनका लगातार संघर्ष और भी चल रहा था। उसके बाद इनकी हालत खराब होने के बाद पावर जो बची वो मराठा शक्ति बची। लेकिन ये यहाँ पर 1747 में यहाँ से अब्दाली का आक्रमण हुआ, मराठा शक्ति भी तहस नहस हुई और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ मराठा को देखना पड़ा। और उसमें कहा गया कि शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें इनकी डेथ एक आध व्यक्ति की डेथ न हुई उस युद्ध में। और बड़े युद्ध के बाद यहाँ पर थोड़ी कमजोरी आ गई मराठा शक्ति में भी, और उससे भी ज्यादा मुश्किल ये हुई उसके बाद जो उत्तराधिकारी बना वो काफी निपुण थे, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे थे और उल्टा मुगलों को जो अंग्रेजों के अधीन थे उनको मराठा के अधीन कर दिया। लेकिन उनकी अकस्मात में रहती है मृत्यु, जिसकी वजह से फिर पूरा जो मराठा सिस्टम था वो भी चला जाता है। तो ऐसे चीजें बदलती गई और इधर अंग्रेज अपनी चीजों को इम्प्रूव करने में लगे रहे। और 1726 का इनका चार्टर नेक्स्ट आता है जिसमें कोलकाता, मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो यहाँ पर इन्होंने उसका एक गवर्नर बना दिया। और गवर्नर बनाने के बाद, और इससे पहले एक बात और आपको पता होगी, जब ये पुर्तगालियों से जिनका पुर्तगालियों से युद्ध चल रहा था तो 1661 में तभी वहां पर इनकी शादी जो है महारानी प्रिंसेस की शादी पुर्तगीज के प्रिंसेस की शादी अंग्रेजों के प्रिंस से हो गई। और प्रिंस चार्ल्स से होने के बाद यहाँ पर इनको दहेज में मुंबई दे दिया गया और ये क्या कर दिया गया कि डचों को यहाँ से आप निकाल देंगे ताकि यहाँ पर ये इनके बाद कोई इनसे ज़्यादा झगड़े नहीं हुए। शादी के बाद से कोई ज़्यादा इशूज भी नहीं है, पुर्तगीज अलग किनारे हो गए और लास्ट तक तो हमारे गोवा की साइड में शासन करना और बिजनेस वगैरह करते रहे। लेकिन यहाँ पर 1661 में इनको मिल गया था मुंबई और वो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। और इसी किराए वाली मुंबई की प्रेसिडेंसी इन्होंने बना लिया। कोलकाता पर इनका धीरे धीरे अधिकार बढ़ता जा ही रहा था। कोलकाता, मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी इनके राज्यपालों और उनकी परिषदों को शक्ति प्रदान कर दी गई कि ये यहाँ पर रूल्स बना सकते हैं। रूल्स, इससे पहले रूल्स कौन बना रहा था? इससे पहले जो रूल्स बना रहा था निदेशक मंडल, इसमें 24 सदस्य थे और एक गवर्नर था। सिंगल गवर्नर है, 24 मेंबर। वो सारी चीजों को यहाँ पर देख रहे थे। समझ में आ रही बात? कई बार कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये राजनीति है और उसके बाद इधर चीजें जब इनकी कंट्रोल में आना शुरू हुई, इधर अहमद का युद्ध हो गया 1757 में एक मौका लगा और एक ब्लैक गोल्ड की घटना, कई बार लोग उसको क्या कहते हैं, ये इनके खुद के द्वारा गढ़ी गई थी जिस पर इन्होंने नवाब को इल्जाम लगाया और उस पर हमला किया और उसका जो सेनापति था उसको अपनी तरफ मिला दिया। और बहुत बड़ी सेना थी उस समय बंगाल के नवाब की, कहीं से भी कोई तुलना नहीं थी पावर की अंग्रेजों की और बंगाल के नवाब की। लेकिन क्योंकि इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और उसके जो मेन सिपहसालार था उसको इन्होंने अपनी तरफ मिला दिया, जो था मीर जाफर। तो मीर जाफर को उन्होंने अपने में मिला लिया और वो उसने युद्ध किया नहीं, कुछ ही लोग नवाब की ओर से लड़े और नवाब की डेथ हो गई प्लासी युद्ध में। और उसके बाद जो मीर जाफर था जिसने इनकी सहायता की थी उसको इन्होंने नवाब बना दिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर शासन करने का मुद्दा इनके दिमाग में नहीं था, इसीलिए इसको नवाब बना दिया। लेकिन जो रिपेयरिंग वाला पार्ट था वो अपने पास रखा, कमाई सारी अंग्रेजों की और जिम्मेदारी सारी मीर जाफर। इसी क्रम में जब मीर जाफर जब इनकी आकांक्षाओं को खरा नहीं उतरा तब इसी के दामाद मीर कासिम इन्होंने बना दिया। अब यहाँ पर मीर कासिम क्या करते हैं, मीर कासिम थोड़ा सा ज़्यादा
कॉन्शियसली जनता के प्रति वफादारी दिखाना चाहते थे। इसी क्रम में जो छूट सारी अंग्रेजों को मिली हुई थी वही सारी छूट उन्होंने भारतीयों को भी देने की कोशिश की। जैसे ही ये काम किया इससे अंग्रेज नाराज हो गए और इनके ऊपर भी फिर हमले की तैयारी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही। लेकिन जो मेन लड़ाई हुई 1764 में बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ अवध की सेना और जो मुगल की बची खुची ताकत थी वो सारे मिलकर लड़े और उस युद्ध को अंग्रेजों ने पूरी सफलता के साथ जीता। इस युद्ध में तो कूटनीति का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने ये वाला युद्ध बक्सर वाला पावर से जीता और यहीं से इनका एस्टेब्लिशमेंट सही तरीके से हो गया। एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन ये रही कि इसके बाद ही उन्होंने 1764 के बाद सीधा 1760 में बंदीबाज में फ्रांसीसियों का टोटल निपटारा यहाँ से कर दिया। तो यहाँ पर धीरे धीरे एक शक्ति बनते चले गए और उसी क्रम में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया जो गुप्त समिति की सिफारिश यहाँ पर हुई थी। गुप्त समिति बनाई गई थी और उसने जो सिफारिश की उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया। ये देख रहे हैं 64 के बाद 73 में। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए कैसे क्या हुआ, क्या क्या चल रहा था। पहली बार यहाँ पर लिखित संविधान आया और जो बंगाल, मुंबई और मद्रास था इसका एक गवर्नर जनरल बना दिया। एक गवर्नर जनरल बनाने के बाद जो स्थिति रही यहाँ पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई। अब सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया 1774 में, इसकी स्थापना हो गई पूरी तरीके से। रेगुलेटिंग 73 में इसका घोषणा हुई, 74 में स्थापना हो गई, 4 जज हो गए और सर एलिजा एम्पे इसके उप न्यायाधीश हो गए। सर एलिजा एम्पे और चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, 3 और सदस्य थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, टोटल 4 लोग थे इसमें। अब सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार तो दे दिया, फिर आगे जो चीजें जब उनको डिस्टर्ब हुई तब फिर इसमें इन्होंने दोबारा से सुधार किया। तो यहाँ पर उस समय जो प्रधानमंत्री थे रेगुलेटरी एक्ट के समय वो थे लॉर्ड नाथ। गुप्त समिति की सिफारिश पर इन्होंने ये सिस्टम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर इन्होंने पारित किया। तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो बचा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बाद जो अधिकार का सर्वोच्च न्यायालय को दे दिए गए, सारे अधिकार दे दिए गए, सब चीजों को एक्सप्लेन करने का सारा। तब फिर दिक्कत आई तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय हो गया। अभी न्याय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। अभी तो एक बार में सबको इन्होंने इंक्लूड कर दिया था, लेकिन 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए से यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता थी उसको लिमिटेड कर दिया और जो अपना गवर्नर जनरल था उसको इसकी अधिकारिता से बाहर कर दिया। और जो रेवेन्यू वाली चीजें थी, राजस्व वाली चीजें थी, उसमें भी इसकी अधिकारिता को इन्होंने समाप्त कर दिया। इससे चीजें फिर और बदलते गए। उसके बाद आता पेट्स इंडिया है। अब यहाँ पर कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1774 में, बनकर तैयार हुआ। साथ ही साथ जो 24 सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, इसमें भी इन्होंने जो कार्यकाल एक बार से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया और ये तय कर दिया कि जो 1/4 सदस्य हैं वो हर साल यहाँ पर बदलते रहेंगे। 24 सदस्यों को ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि कौन सी कमेटी की कब बात हो रही है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन है गवर्नर काउंसिल। गवर्नर काउंसिल में 4 सदस्य थे शुरुआत में, बाद में 3 हुए, फिर दोबारा 5 कर दिए गए। वो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य नियंत्रक मंडल कब बनाया गया, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन ये आप समझ के रखिएगा कि निदेशक मंडल अलग है, ऑफिस ऑफ गवर्नर अलग है, नियंत्रक मंडल अलग है और भारत परिषद अलग है। कब कब इसका निर्माण हुआ ये आगे आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सदस्यीय परिषद हो गई थी और उसको सारे अधिकार यहाँ पर दे दिए गए। लेकिन जो फाइनल डिसीजन का अधिकार यहाँ पर था वो गवर्नर को ही था। चारों में अगर कंफ्यूजन होता है तो फाइनल गवर्नर अपना व्यू दे सकता था। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यही काम था, जिसमें इन्होंने कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता से गवर्नर और उसकी काउंसिल को बाहर कर दिया और रेवेन्यू के अधिकार भी यहाँ से इन्होंने ले लिए। और उसके बाद उड़ीसा वगैरह को भी यहाँ पर बनाने का अधिकार दे दिया गया, वो भी सारा यहाँ को मिल गया गवर्नर। अब 1784 की बात आती है पेट्स इंडिया एक्ट। अब पेट्स इंडिया एक्ट बहुत फेमस इसलिए भी है कि तुम्हारे में इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर डबल पहिया इन्होंने शुरू किया, जिसमें पेट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने तय किया कि अब जो है यहाँ जो गवर्नर है अगर जैसे करना है, संधि करना है, तो पहले उसे काउंसिल ऑफ गवर्नर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल से निदेशक मंडल बना दिया गया, उससे परमिशन लेना पड़ेगी।
और ये निदेशक मंडल यही सारी चीजों को परमिशन देगा, किससे यूज करना है, किससे संधि करना है। तो ये जो अधिकारिता थी गवर्नर की वो समाप्त हो गई। अब इसके अलावा प्रांतीय सदस्यों की संख्या 4 थी यहाँ पर, इसमें गवर्नर की वो घटाकर 3 कर दी गई 1784 में फिट इंडिया एक्ट में। इन्हीं सारी चीजों को लेकर बाद में स्टीफन ने इस्तीफा दे दिया। और 84 में एक और तय किया गया था कि एक यहाँ पर कोर्ट बनाया गया था इंग्लैंड के अंदर, जो यहाँ के जो अंग्रेज काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर ट्रायल करने के लिए, अगर कोई काम ऐसा होता है तो इसी के तहत वायरन स्टीफन के ऊपर भी वहाँ पर भारत ने महाभियोग प्रस्ताव लाया था। तभी यहाँ से इस्तीफा देकर गए थे, फिर फाइनली फिर ये बरी हो गए थे। तो भारत में ब्रिटिश अधिकारी चेक इसका हेडिंग रखा गया। सबसे पहली बार यहाँ पर तय कर दिया गया कि ये भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र हैं और उन्हीं के लिए ये सारी बातें लागू करने की बात यहाँ पर कही गई थी। इसमें 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बना दिया गया था और यही नियंत्रक मंडल है जिसका वेतन फिर 1813 भारतीय राजस्व से देना शुरू कर दिया गया। समझ में आ रही है बात? और यहाँ से एक आगे भाई जो भी गिफ्ट वगैरह अधिकारियों का वो सब समाप्त करने की बात की गई और उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, इसके बाद बात आती है 86 की। 84 के बाद बात आती है 86। अब ये सारे के सारे जो भी एक्ट हैं वो सारे चार्टर हैं, चार्टर आते रहे और 86 के चार्टर में विशेष परिस्थितियों पर जो निर्णय होता है उसको समाप्त करने की ताकत यहाँ पर दी गई। जब अगला गवर्नर आया दिक्कत तो हुई, उसे भी काम करना है, तो यहाँ पर एक जगह विशेष परिस्थिति को फटाफट निर्णय ले सकता है गवर्नर, और गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई। प्रधान सेनापति भी बना दिया गया, प्रधान सेनापति की शक्तियाँ मिल गई। तो इस तरीके से नेक्स्ट गवर्नर को काफी चीजों में आसानी करने की कोशिश की गई। उसके बाद 1793 का चार्टर आता है और इस 93 के चार्टर में 1793 के चार्टर में ये प्रावधान किया गया कि यहाँ से जो है इसमें क्या कर दिया जाएगा, जो नियंत्रक मंडल है उसको वेतन भारतीय राज से दिया जाएगा। भाई ब्रिटेन में बैठा है, सरकार के माध्यम है और कंपनी अगर प्रॉफिट में से दे सकती है नहीं, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान कर दिया जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से देने की शुरुआत कर दी गई। उसके बाद 1793 के बाद 1813 में यहाँ पर एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के ऊपर खर्च किए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कह दिया गया कि जो ईसाई मिशनरी हैं वो भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। लीगल रूप से यहाँ पर शुरुआत कर दी गई। पहले तो आ चुके थे पादरी वगैरह, लेकिन अब जो है लीगल तरीके से 1813 में बात कह दी गई कि जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत में धर्म प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। तो ये सारी चीजें हमने कारण से रखी और बाकी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे। कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है 33 वगैरह, और उसमें उससे कई बार का क्वेश्चन हर बार ही मिल जाता है, तो सारी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए कोई कंफ्यूजन हमको बता दीजिए। निदेशक मंडल क्लियर है, 24 सदस्य, 1 गवर्नर, दूसरा होगा 5वां गवर्नर, इसमें 4 सदस्य, फिर 3 किए, फिर दोबारा 5 कर देंगे, बाद पता चलेगा। नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया, ये फिट इंडिया एक्ट में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है। 6 सदस्य थे, वो तय करेंगे कहाँ होना है, कहाँ संधि होनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जब सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया पूरे भारत को 1858 में, 1857 के अवार्ड के बाद, तब वहाँ पर एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। इस परिषद में आज ब्रिटिश सरकार के सदस्य होते थे और 7 कंपनी के जो सदस्य होते थे उनके लिए भी जरूरी था कि भारत में कई वर्ष गुजार चुके हों और काम यहाँ पर किया हो, और यहाँ की जो भूमि है उससे यहाँ का जो माहौल है या हालात है उस सबसे वाकिफ होना इनका जरूरी है। तो ये इस तरीके से 1813 तक का जो राजनीति है ये हमारा कवर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? समझ में आया सबको? एक बार फटाफट रिवीजन एक बार और देख लीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य जो सबसे पहले तय किया गया 1600 में, और यहाँ पर इनको अधिकार दे दिया गया। कितने वर्ष का अधिकार दिया गया था? कंपनी को पहले 15 साल का ही अधिकार दिया गया था, एकाधिकार, कि अकेले बस ये लोग करेंगे और कोई कंपनी वहाँ नहीं लाएगी। तो उसके बाद 1726 के चार्टर, इसमें गवर्नर के लिए रूल्स वगैरह बना दिए गए। फिर कैबिनेट है
गुप्त समिति की अनुशंसा में लाया गया, राजस्थान प्रधानमंत्री थे, पहली बार की सम्मान की बात हुई, बंगाल में बता एक गवर्नर कर दिया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 73 में प्रावधान हुआ, 74 में बनकर तैयार हुआ। और जो इसमें लोग थे 4 थे, 4 में से 3 न्यायाधीश और एक ये मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा, बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसके अंदर से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया था, उसकी अधिकारिता से अपने गवर्नर और उसकी परिषद को बाहर कर लिया, राजस्व अधिकारिता भी उसकी समाप्त कर दी और बाकी सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू कर दी। फिट्स इंडिया एक्ट के जरिए से फिर प्रधान सेनापति बना दिया 1786 गवर्नर को, फिट्स इंडिया एक्ट में डबल पहिया बना दिया, यहाँ पर जो गवर्नर काम कर रहा है उसको परमिशन लेना थी नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल से किसके साथ युद्ध करना है या किसके साथ संधि करनी है। उसके बाद राजनीतिक ने इस्तीफा दिया, फिर सुधार किया गया, 1786 में प्रधान सेनापति को बना दिया गया और 93 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसका वेतन भारतीय राजस्व से देना शुरू कर दिया। 1893 में सार्वजनिक का आगमन भी हुआ, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे और साथ ही यहाँ पर 1813 में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हुई जो कंपनी का एकाधिकार था व्यापार को उसको समाप्त करने की शुरुआत कंप्लीट तौर पर समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि इसमें चाइना के साथ चाय का व्यापार जिसकी परमिशन यहाँ पर इनकी बाकी रखी थी। चाइना के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बरकरार रखा गया, बाकी अधिकार इनके यहाँ पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और ये क्रम जो अंग्रेजों का सिस्टम शुरू हुआ उससे पहले क्या रहा, अकबर का शासनकाल था, जहांगीर शाहजहां औरंगजेब ये पावरफुल शासक रहे। तो औरंगजेब टाइम में एक बार अंग्रेजों ने ट्राई किया था लूटमार करने की, लेकिन औरंगजेब ने इनको खदेड़ दिया था, फिर शांत बैठ गए। उसके बाद 17 में फारूक शेर ने मुस्तैद फरमान लिया, तब तक ट्रेडिंग का ही होता था। जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल ही इनकी जान निकल चुकी है, 47 साल शाह का गड़बड़ हो गया, मुगलों का पूरी तरीके से पतन लगभग